तो पूछा जा रहा है कि किस तरह का फोर्स एक्ट करेगा जब कोई कार कर्व पे मूव करे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा जब कोई कार हो कर्व पे मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो पूछा गया है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग डिस्टेंस से जाएंगे, किसमें, डिस्टेंस से जाएंगे वेलोसिटी या स्पीड में जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, वहाँ से फिर क्या जाएंगे, वहाँ से फिर एक्सेलरेशन में जाएंगे। तो टी का जो ये है वो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर था, स्क्वायर से किस में आएगा, सिर्फ टी की पावर 1 में आएगा, उसके बाद टी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे हम लोग। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन से निकालेंगे इसको। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू एम टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y इक्वल टू एम टी प्लस सी बता रहा है, तो पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल हो जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। देखिए वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं कंटिन्यूसली, v1 था v2 हो गया। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि बॉडी जो मूव कर रहा है वो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है। नेक्स्ट, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व देन इट रिप्रेजेंट, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व है, ठीक है, तो इससे क्या दर्शाता है हम लोगों को कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है यानी कि कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी होता, स्पीड होता, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, लेकिन अगर कर्व बता रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी स्पीड में क्या आएगा, उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ साइकिल व्हेन इट ट्रेवल्स ऑन ए रफ सरफेस, जब कोई साइकिल रफ सरफेस पे मूव करता है तो उसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन द इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस किस चीज़ को दर्शाता है, तो एस दर्शा रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्टेंस बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, और बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन है जिसको आपको याद रखना है, तो क्या क्या है, v इजुकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इजुकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इजुकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए आप इन तीनों इक्वेशन को याद कर लेना है आपको। ठीक है, आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे इससे रिलेटेड, तो पहले इसको याद कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, या लिख लेना है कहीं पर भी। आगे बढ़ते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में उसको क्या बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, डिस्टेंस क्या होता है कि पाथ डिपेंडेंट होता है, आप किस पाथ से जा रहे हैं वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यही पूछा गया था आपको। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वुड यू कॉल द एरिया सॉरी what would you call the area under the curve of a velocity time graph included between itself and time to time ordinates। तो वेलोसिटी टाइम के अंदर जो एरिया आएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअली उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया अगर पूछता वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन, लेकिन एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप पूछे तो एक स्टेप आगे जाएंगे और वो क्या होगा, एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एरिया पूछे तो एक स्टेप क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है,
वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा तभी एक्सेलरेशन हो पाएगा, नहीं तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। वेलोसिटी में जब तक चेंजेस नहीं आएगा एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो सेम बात को दो बार रिपीट किया है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सेम ही बात है। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो इस तरह का ग्राफ कुछ आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को दर्शाता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पाथ बराबर है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाई फ्लूइड इज कॉल्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो हमारे मोशन को अपोज करे। तो फ्लूइड में जो फोर्स अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। नेक्स्ट, वाइल असेंडिंग इन हील द ड्राइवर ऑफ व्हीकल कीप्स द गियर रेशियो, तो जब हम लोग इसमें चढ़ते हैं, हील वगैरह में गाड़ी के थ्रू चलते हैं, तो गियर रेशियो को क्या रखा जाता है, 1 रखा जाता है, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। गियर रेशियो को मोर देन 1 रखा जाता है या फिर कम इक्वल टू 1 रखा जाए। गियर रेशियो होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनपुट गियर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आउटपुट गियर, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का लगता है इलेक्ट्रॉन में एंड द इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस में, उसके और न्यूक्लियस के बीच में किस तरह का फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, तो ये क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल टू ईच अदर। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जब कोई बॉडी को आप इंक्लाइन प्लेन यानी टेढ़ा वाला पोजीशन में रखते हैं और वो क्या कर रहा है, बॉडी माने स्लाइड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा और एंगल को बढ़ाए और वो स्लाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। माने मैक्सिमम जो अटक करके रह रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उससे ऊपर करेंगे तो कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन में गिरने लग जाएगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज किसके लिए आता है, इंक्लाइन प्लेन के लिए आता है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम, तो हीट रेडिएशन का वेलोसिटी कितना होता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू दैट ऑफ लाइट। तो लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन वैक्यूम में बोलिए या फिर स्पीड ऑफ लाइट बोलिए, दोनों का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ़ ए बॉय सिटिंग इन ए ट्रेन विच इज़ मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कोई बंदा है जो ट्रेन पे बैठा हुआ है और वो ट्रेन क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फॉल इनटू हिज हैंड थ्रो ए बॉल इनटू द एयर द बॉल विल, वो क्या कर रहा है, उस बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो बॉल में क्या देखने को मिलेगा कि बॉल फिर से उसके हाथ में ही आके गिरता है, फॉल इन हिज हैंड। तो ये एक न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी न्यूटन इनर्शिया का लॉ भी बोल सकते हैं कि वो भी क्या चाह रहा है, आगे की ओर मूव, वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाह रहा है, ठीक है। तो इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, इन साइंस पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी चीज़ को हम लोग पुश करते हैं या खींचते हैं या धक्का देते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं फोर्स। नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड द एक्सलेरेशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू एक्टिंग ऑन इट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इंटू एक्सलेरेशन, तो क्या होता है, ये फोर्स होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन फोर्स होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग ऑन इट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो हो जाएगा फोर्स के। कैसे आता है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मोमेंटम होता है, हम लोग जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d/dt विथ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो mv आएगा, ठीक है। अब क्या कि m को अलग कर दिया और डिफ्रेंशिएट किए किसको, dv/dt, और dv/dt क्या होता है, ये होता है एक्सलेरेशन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो ये क्या होता है एक्सलेरेशन, तो डी चेंज इन मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, और ma क्या होता है, फोर्स होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ए सिंगल फिक्स पुली इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल बिकॉज, तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्यों किस लिए यूज़ करते हैं, फोर्स इज अप्लाइड इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन, ठीक है, सो दैट
कि फोर्स क्या है, कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाइड हो और कम से कम फोर्स मिले, और फोर्स का जो डायरेक्शन हो, तो पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ ईजी टू ड्रॉ फ्रॉम द वेल यूजिंग ए पुली बिकॉज इट हेल्प्स चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम लोग देखे होंगे कि हम लोग जिधर फोर्स लगा रहते हैं और रहे होते हैं, ये देखिए पुली, ठीक है, हम तो फोर्स नीचे की ओर लगा रहे होते हैं, लेकिन वो उठ किधर रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। दिस इन टर्न मेक्स ईजी टू मूव द ऑब्जेक्ट। इस तरह से क्या होता है, आसानी से वो मूव कर जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगल फिक्स पुली लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, when a vibrating tuning fork is placed on the table a loud sound is heard this is due to। जब वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं हम लोग तो लाउड साउंड सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, क्योंकि फोर्स वाइब्रेशन की वजह से। ये देखें, ये ट्यूनिंग फोर्क जब इसको वाइब्रेट करके छोड़ देंगे तो एक तरह का साउंड सुनाई देता है। क्यों, किसकी वजह से, फोर्स वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए स्पीड ऑफ कार इज़ डबल्ड, अगर किसी कार का स्पीड को डबल कर देते हैं, व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इन द सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो उसको उस पर ब्रेक लगाने के लिए सेम डिस्टेंस पे ही रोकना है, ठीक है। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। स्पीड डबल कर दिए तो अब फोर्स कितना लगेगा उसको रोकने के लिए, तो इसका ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आता कहाँ से है, सॉरी, ये आता कहाँ है एक्चुअली, तो डी डिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। इसको और एक फॉर्मूला लिखते हैं, डी इज इक्वल टू वी के वी स्क्वायर, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी है, और क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। इसका और फॉर्मूला डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, ठीक है। तो म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी क्या है, डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस पे रुकेगा, तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अगर स्पीड या वेलोसिटी दुगना कर दें तो हमको डिस्टेंस कितनी देर बाद जा करके रुकेगा, 4 गुना, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है, स्पीड अगर डबल कर दिए तो वो रुकेगा कितने डिस्टेंस पे, तो 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि रिलेशन क्या था, डी इज इक्वल टू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्टॉपिंग वेलोसिटी। नेक्स्ट, ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू एट रेस्ट इज़ ड्यू टू। जब आप बॉल को किक करते हैं तो वो क्या करता है, आहिस्ते आहिस्ते रोल करता है और आहिस्ते आहिस्ते फिर क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो पहले तो वेलोसिटी स्पीड ज़्यादा रहता है, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन जो उसके मोशन को अपोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कांस्टेंट फोर्स इज अनदर नेम फॉर। तो कांटेक्ट फोर्स का अलग नाम क्या है, तो वो हो जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमारे मोशन को अपोज करता है, ठीक है। जैसे हम बॉल को किक किए तो बॉल को अपोज करने वाला कौन है, जंगल वंगल जो भी है, ठीक है। वो क्या करता है, जंगल है, हवा है, वो क्या करता है, बॉल के मोशन को अपोज करता है। तो ये सारा किस चीज़ का काम करता है, फ्रिक्शन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्स विच मेक ए व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज़ अप्लाइड। जब हम लोग किसी गाड़ी में, व्हीकल में क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाइड करते हैं, तो किस तरह का फोर्स उसको रोकने में मदद करता है, तो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच कॉन्टैक्ट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किस तरह का फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करा दे, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में था और स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया, तो किसकी वजह से, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कोई बॉडी मूव कर रहा था, उसको क्या कर दिया, रेस्ट पे ला दिया, तो कौन लेकर के आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। उस कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। द इफेक्ट ऑफ इम्पल्स फोर्स ऑन द बॉडी इज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जब किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत कम सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब कोई फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड। अब जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके स्पीड में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन सिटिंग ऑन स्विंग स्टैंड अप ऑन द स्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। जो हम लोग झूला झूलते हैं उसमें क्या कर रहा है, कोई आदमी खड़ा हो जा रहा है, तो उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, इसके लिए डिस्कस करेंगे हम लोग। एक्चुअल में टाइम पीरियड होता क्या है, 2/√L/G, ठीक है, 2π√L/G। तो जब कोई आदमी झूले पे खड़ा हो जाता है
तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चले जाता है, सॉरी सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर की ओर चले जाता है। तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की वजह से चले जाने की वजह से एल में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। एल में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है एल, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाता है। कैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ठीक है, ये नीचे था और एल कितना था, बड़ा था, ठीक है। जैसे ही वो आदमी खराब हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, उसका बी यहाँ पे आ गया और एल क्या हो गया, घट गया। तो जैसे ही एल घटेगा तो हम लोग रिलेशन जाते हैं टी इज इक्वल टू 2πL/g। तो टी और टाइम पीरियड और एल का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से क्या होगा, अगर एल घट रहा है तो टाइम पीरियड भी घटेगा। और मैंने पहले बताया है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन्वर्स होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में क्या चेंजेस आएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में इंक्रीज हो जाएगा। अगर पूछता है टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो अभी अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशंस देखे थे, ठीक है। इसमें से एक इक्वेशन ये भी है। तो u क्या रिप्रेजेंट करता है, u बताता है इनिशियल स्पीड को, इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। और v क्या बताता है, फाइनल वेलोसिटी को। a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम है, ठीक है। इन द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, u इज़, u क्या हो जाएगा, फिर से u के बारे में पूछा है तो u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए, u प्लस वी बाई 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। एक्सेलरेशन होता क्या एक्चुअली, ठीक है, या फिर बात करें फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप ये शायद बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये वहाँ डायरेक्ट नहीं लिख करके इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिखा गया है तो बुक में गलत दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स के। अगर बात करें एक्सेलरेशन मास से कैसा रिलेशन है, तो मास से क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाई द ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शनल क्या होता है, इरेगुलरिटीज़, माने उभर खाबर जो होता है उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड होगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इन लार्ज नंबर ऑफ टेनी फ्रेगमेंट, द टोटल मोमेंटम ऑफ द फ्रेगमेंट क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ द फ्रेगमेंट इज 0। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है, सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कोल्ड। जो फ्रिक्शन को कम कर दे उसको क्या बोलेंगे, लिब्रिकेंट्स बोल सकते हैं। लिब्रिकेशन जो मशीन वगैरह में लगाते हैं वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने रुकावट को कम करता है लिब्रिकेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाई, तो स्ट्रेंथ जो होता है, फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो किस चीज़ में दर्शाते हैं, वो मैग्नीट्यूड में दर्शाते हैं। जैसे कि एग्जांपल 10 न्यूटन, तो 10 क्या बता रहा है कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेकिन 10 क्या बता रहा है कि उसके स्ट्रेंथ कितना है। और अगर इसी तरह से 15 लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ और ज़्यादा है। तो ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है 10, ठीक है, वो स्ट्रेंथ ही बता रहा है। नेक्स्ट, when the direction of motion of a coil is perpendicular to the electromagnetic field, the value of induced current, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल अगर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, तो इंड्यूस करंट जो होगा वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। इंड्यूस करंट मैक्सिमम होता है, यानी कि ये एंगल पे डिपेंड करता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इंड्यूस करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम लोग पहले देखे थे इंटरनल फोर्स क्या होता है, बैलेंस होता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन व्हाट काइंड ऑफ मोशन इफ इट्स स्पीड कीप चेंजिंग वाइल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर किसी का स्पीड कॉन्स्टेंटली, मैंने कॉन्स्टेंटली नहीं, अगर किसी का स्पीड चेंज होते जा रहा है, ठीक है, लगातार चेंज हो रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। स्पीड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। एज एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाता तो क्या हो जाता, यूनिफॉर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ है कि 5 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, फिर अगला 5 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, 5 किलोमीटर फिर अगला 5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 5 किलोमीटर 5 घंटे में, उसके बाद फिर 10 किलोमीटर 5 घंटे में, 12 किलोमीटर फिर 5 घंटे में, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी। ठीक है, स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द मोशन ऑफ जब वैल्यू इट्स वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, वेलोसिटी अगर वेरीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। ठीक, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड, जब कोई बॉडी रोल करता है एक बॉडी के ऊपर दूसरे बॉडी इसके ऊपर, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर जब कोई दूसरा वाला रोल कर रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो फ्रिक्शन क्या बनता है, रुकावट का कारण बनता है। तो जब कोई बॉडी रोल कर रहा होता है तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है। ठीक है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, स्लाइडिंग मतलब घिसला हुआ, किसी बॉडी को अगर घसीट करके लेके जा रहे हैं, एंड देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कोई बॉडी रुका हुआ है उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो ऑब्वियस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कि कोई बॉडी जब स्लाइड कर रहा हो, तो स्लाइड तो तभी कर रहा है जब मतलब कम फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन में रुका हुआ है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है तभी रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट हमारा द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्पीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये देख सकते हैं स्लोप क्या होता है, स्पीड बताता है। और एक चीज़ मैंने अभी बताया कि अगर बात करते हैं यहीं पे एरिया की, तो एरिया क्या हो जाता, डिस्टेंस तो नहीं लिखता। ठीक है, यहाँ पे स्पीड और टाइम ग्राफ का अगर एरिया पूछता तो क्या हो जाता, हम लोग डिस्टेंस एक स्टेप क्या आ जाते हैं, पीछे चले जाते हैं एरिया में, और स्लोप में एक स्टेप आगे चले जाते हैं। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट, विच रिलेशन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन, मतलब ऑप्शंस दिए गए थे कौन सा रिलेशन सही है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऑप्शन सही था। ठीक है, नेक्स्ट, इन फ्लूइड मैकेनिक्स मैक नंबर इज़ 1 इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैक नंबर 1 कब होता है, जब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तभी मैक नंबर 1 होता है। तो मैक नंबर का होता क्या एक्चुअली, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था क्या, मैक नंबर 1, मैक नंबर यहाँ पे 1 पुट कर दिए, यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मैक नंबर याद रखना है आपको, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, ये क्या है, रेशियो है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो मैक नंबर हैज़ नो यूनिट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैक नंबर 1 से कम है तो इसको क्या बोलते हैं, सबसोनिक बोलते हैं। मैक नंबर 1 है तो ट्रांससोनिक बोलते हैं। मैक नंबर 1 से बड़ा है तो सुपरसोनिक, और मैक नंबर ग्रेटर देन 5 है तो हाइपरसोनिक। समझ में आ रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, सबसोनिक है तो मैक नंबर क्या होगा, लेस देन 1। ट्रांससोनिक है मैक नंबर 1 ही होगा। सुपरसोनिक है मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, और हाइपरसोनिक है तो ग्रेटर देन 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का भी अलग अलग पार्ट होता है, जैसे अभी पढ़े हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो इसमें सबसे ज़्यादा माने सबसे कम किसका है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब रुका हुआ बॉडी पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होगा, तभी तो रुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब किसी बॉडी को हम लोग स्लाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे भी फ्रिक्शन है, तो उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। उसके बाद क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, कोई बॉडी जब रोल कर रहा होता है तो देखना उसमें क्या लगता है, उसमें फोर्स हम लोग को कम लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, और स्लाइड करने वाला पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और उसके बाद रुका हुआ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा पे आता है, रोलिंग फ्रिक्शन पे। नेक्स्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए बोला है। ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ पहले भी देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, तो ये वाले क्वेश्चन रिपीटेड वे में आते हैं, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है ये सारे क्वेश्चन।
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा कब, अगर दो सरफेस है तो अगर हम लोग को क्या कर रहे हैं, एक को एक के ऊपर प्रेस कर रहे हैं, जोर से दबा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एक के ऊपर एक बॉडी है, उसके ऊपर दूसरे पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, प्रेस हार्ड कर रहे हैं प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज इफ़ टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल टायर्स आर इन्फ्लेटेड प्रॉपर्ली। इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है, हवा डालना, ठीक है। तो प्रॉपर्ली क्यों हवा डालते हैं, ताकि स्कीड ना करे, ठीक है, फिसले ना, और फ्रिक्शन जो हो वो कम से कम हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा पूरा हवा डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग समझते हैं, व्हील में बॉल बियरिंग का काम क्या है, टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करना, ठीक है। तो हम लोग बात किए थे कि रोलिंग फ्रिक्शन कम से कम होता है, जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं हम लोग, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा ए मैन क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन लीन्स फॉरवर्ड बिकॉज, ठीक है। जब देखे होंगे कि माउंटेन पे कोई आदमी चढ़ रहा होता है तो वो उसका बॉडी, उसका पोर्शन जो है आगे की ओर झुका हुआ रहता है, देखे होंगे ऐसे करके, उतरते टाइम क्या होता है, उसका बॉडी पीछे की ओर झुका होता है, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को क्या करता है, स्टेबल करता है। स्टेबल किस लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर बना हुआ रहे, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो प्रॉपर वे में आए और हमारा बॉडी क्या है, स्टेबल हो, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या होता है, आगे की ओर झुके हुए रहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन, प्रॉपर बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट द स्विंग ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन द एयर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसमें बॉल जो स्विंग होता है वो एक्चुअली क्या होता है, तो वो होता है टर्बुलेंस कॉज बाय विंड। टर्बुलेंस का मतलब हिलना डुलना, ठीक है, विंड के द्वारा जो उस पर जो प्रेशर बनाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉल स्विंग किया जाता है, स्विंग होता है, हवा के द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता है, ठीक है। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना, ठीक है, जहाज का टर्बुलेंस सुने होंगे। नेक्स्ट ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग इस सर्कल ऑफ रेडियस आर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता होता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, फिर भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। अगर स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसका जो है डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होता है। तो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जो होता है v²/r होता है, ठीक है। जब कोई बॉडी सर्कल में मोशन कर रहा होता है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका एक्सेलरेशन होता है v²/r। व्हाट इज़ टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, है ना, या फिर लेफ्ट राइट करना या फिर आगे पीछे करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको वाइब्रेशन बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए स्फीयर रोल्स डाउन ऑन टू इंक्लाइन प्लेन ऑफ डिफरेंट एंगल बट सेम हाइट, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है टेढ़ा वाला प्लेन। टेढ़ा वाला प्लेन में क्या हो रहा है, एक स्फीयर, ठीक है, स्फीयर क्या हो रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है, बट उसका जो है एंगल अलग अलग है लेकिन हाइट सेम है, तो ये क्या होगा, इट डज सो, तो उसको वो दोनों जो मूव करेगा वो सेम स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। एंगल अलग अलग था लेकिन हाइट सेम होने की वजह से वो क्या करेगा, दोनों स्फीयर रोल जो है सेम स्पीड से मूव करेगा। नेक्स्ट हैव सेम यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। टॉर्क और वर्क डन जो है और एनर्जी जो है, इस तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन में दिया गया था वर्क एंड टॉर्क, तो वर्क एंड टॉर्क हैव सेम यूनिट, ठीक है। अगर बात करें डायमेंशन की, तो मैं आपको डायमेंशन बता दे रहा हूँ, क्या होता है ml/t-2, ml/t-2। तो आपको मैंने डायमेंशन बता दिया, डायमेंशन से आप इसका यूनिट निकालिए, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में यूनिट निकाल करके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट ए बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस्ड फॉर व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। बोला है कि एक रिजल्टेंट जो है वो बैलेंस्ड होगा, कब होगा, जब क्या होगा, दोनों फोर्स, रिजल्टेंट जो होगा ज़ीरो होगा, ठीक है।
बैलेंस फोर्स तभी होगा जब इधर से भी 300 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 300 न्यूटन, या कुछ भी किसी का भी एग्जाम्पल मान सकते हैं, 100 न्यूटन इधर भी लगेगा तो 100 न्यूटन इधर भी लगेगा, तभी क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, ना इधर खींचेगा ना इधर खींचेगा। लेकिन यहीं पे देख ले अनबैलेंस फोर्स की, इधर 300 न्यूटन लगा रहे हैं लोग, इधर 100 ही न्यूटन लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बैलेंस फोर्स होगा क्या, ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल जाएगा 200, लेकिन इसमें रिजल्टेंट कितना निकलेगा, जीरो। तो बैलेंस तभी होगा जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। नेक्स्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। ठीक है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे होता है तो स्पीड क्या होता है, उसका जीरो होता है। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg व्हेन द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, पूछा गया है, बोला गया है कि एक्सेलरेशन निकालिए, मास दिया हुआ है। अब न्यूमेरिकल्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलता है। हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका आंसर कितना आया, 2। तो आंसर 2 आया कैसे, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो आप इसको निकालना है आपको। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एक्सेलरेशन in meter per second square of a body when which accelerate from 10 meter per second to 20 meter per second in 4 सेकेंड। देखिए, दो वेलोसिटी दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमको ये समझना है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे। ठीक है, तो हमको पहले सोचना पड़ेगा, हमको पहले ये डेटा नोट करना पड़ेगा कि v दिया हुआ है, u दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मांगा है, तो वहीं से हमको पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो जहाँ पे v भी है, u भी है, a भी है, t भी है, तो वो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v दिया हुआ है कितना, v बोले तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकंड, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में मांगा है। ठीक है, हाँ, और टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 ए इक्वल टू 10 हो जाएगा, ए इक्वल टू 2.5 हो जाएगा। समझ में आया। तो v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या होता है एक्सेलरेशन, और t क्या होता है टाइम। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखना है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से सिर्फ यही वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाएं, क्योंकि फॉर्मूला के डिमांड था। ठीक है, फॉर्मूला में ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इसलिए यही वाला फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg। पहले आपको ये नोट कर लेना है, मास कितना है 3 kg है। एक्सेलरेट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस, यानी कि v इनिशियल कितना हो जाएगा, u कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, v कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। अब आप दिमाग में बैठाइए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जिसमें v u t और a आ जाए। ठीक है, तभी तो हम लोग क्या निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकलेगा कहाँ से, इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम लोग को क्या कहाँ तक जाना है, फोर्स तक जाना है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ है 3 kg और एक्सेलरेशन निकला था 2 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ए बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है कितना 10 मीटर पर सेकंड से। इट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। देखिए अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि u का वैल्यू दे दिया है। इट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इफ ऑफ द बॉडी ऑफ दिस बॉडी इन दिस 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब आप खोजना है आपको कि वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा इक्वेशन लगेगा जिसमें s भी आ रहा हो, s बोले तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन भी आ रहा हो, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी आ रहा हो। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपको तीनों को पहले फॉर्मूला को याद कर लेना है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में देखिए डिस्प्लेसमेंट मांगा है, या डिस्टेंस बोल सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो।
यू हम लोग को क्या दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। टी हम लोग को 5 सेकेंड दिया हुआ है, हाफ तो हाफ ही होगा। ए क्या दिया हुआ है, ठीक है, ए हाँ दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। उसके बाद टी भी दिया हुआ है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता था, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, u इज इक्वल टू 10, टी इज इक्वल टू 5, हाफ तो था ही, और ए इज इक्वल टू 2 और टी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा एस इज इक्वल टू 75 मीटर। आया आंसर, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। ड्यू टू एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ एक्सलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज फ्रॉम, वेलोसिटी कितना से कितना हो रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी u दिया हुआ है, v दिया हुआ है। उसके बाद बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो अब सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें एक्सलरेशन भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, ठीक है, और u भी हो, v भी हो। पिछले वाले में फॉर्मूला में v का रिलेशन v वाला कुछ नहीं था, ठीक है। और इसमें क्या है, v बोला है कि v भी होना चाहिए। v कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको अब खुद से जज करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगेगा। आपको आंसर तक पहुँचना है 87.5। अब खुद से कीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कौन सा क्या है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, नोट कर लीजिए। u दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुलेट ऑफ मास। तो और एक बात कि हम लोगों ने तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन से उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है। ये यहाँ पे यूज़ होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे यूज़ हो रहा है एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे यूज़ हो रहा है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो तीनों फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब बोला है ए बुलेट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी इज a इज फायर्ड इनटू ए लार्ज ब्लॉक ऑफ वुडन मास, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है। एक बुलेट जिसका मास है m और फायर करते हैं, वेलोसिटी को क्या a भी लिख सकते हैं, v भी लिख सकते हैं। लार्ज ब्लॉक, लार्ज वुडन ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक गोली दागा किस पे, खिड़की उड़की पे, तो उसका खिड़की का भी तो मास होगा कुछ ना कुछ। तो बोला है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा, अगर मान लीजिए खिड़की पे हम गोली मारे और खिड़की ही उड़ गया, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये होगा बुलेट ऑफ मास डिवाइडेड बटे मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ लार्ज ब्लॉक, यानी कि खिड़की, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्मॉल m अपॉन m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई ए क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, in a particular system the unit of length, mass and time are chosen 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू, तो फोर्स का जो यूनिट जानते हैं हम लोग न्यूटन, ये कितने न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 kg को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 kg को 10 टू द पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो उसी को तोड़ा है, ठीक है। तो 10 क्यूब ग्राम, 10 स्क्वायर ग्राम बाई एस स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100, ठीक है, इंटू 10, इसको तोड़ दिया है, इंटू 10, देखिए 10 का स्क्वायर को 10 इंटू 10 और 10 का क्यूब को 100 इंटू 10 कर दिया है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअल में किया क्या था कि उसको तोड़ रहा है सिर्फ, ठीक है, ताकि वो वाले फॉर्मेट में आ जाए। तो 10 इंटू 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक बार ये देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम और 0.1। तो इसी के फॉर्मेट में हम लोग 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड बना रहे हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं ताकि इजीली आ जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 1/10 न्यूटन आएगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है 0.1 न्यूटन। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर
पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है। तो ये 18/5 होगा। कैसे आता है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर। अगर यहीं पे लिखे 1 मीटर तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकंड। अगर यहीं पे 1 सेकंड लिखे तो 1/3600 आवर, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड अपॉन 1/3600 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कट करके कितना आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा, ठीक है। वो इसको वैसे इसको आपको याद भी कर लेना है कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो यह क्या हो जाता है, 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये एक्चुअल में आता कहाँ से है, तो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यही पूछा था कि फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ अरेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 होता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला है, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। और एक चीज़ माइंड में फिर से बैठा लीजिए कि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो इसी को अरेंज कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एवरेज वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट का देख चुके हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये होता है 343 मीटर पर सेकंड एयर में, ठीक है। याद रखना है 343 मीटर पर सेकंड जो होता है साउंड का वेलोसिटी होता है एयर में। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, इसको अगर मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको ये हो जाएगा 5/18। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे तो वो होता है 18/5। अब यहीं पे उल्टा हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 5/18। कैसे आता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे 1000 बटे 3600 तो कितना आएगा तो कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कटेगा, यहाँ का 2 जीरो करेगा, उसके बाद 2 से काटेंगे तो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर अगर मीटर पर सेकंड में लिखे तो 5/18 होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि मोशन से रिलेटेड थे। मोशन से रिलेटेड ब्लैक बुक में ये सारे क्वेश्चंस दिए गए थे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर।